तो दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज का जो विषय है ये अपने आप में मेरा अनुभव 57 ईयर्स उसके अंतर्गत है। आपको इसको सुनना चाहिए। कि जिस तरह बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं। वो कहते हैं हम हैं, वो कहते हैं हम हैं। कौन? विश्व गुरु। और अपने भारत को भी विश्व गुरु बनना चाहिए और बनेगा। ज़्यादा समय दूर नहीं, अभी भी है, विश्व गुरु ही है भारत। हर क्षेत्र के अंदर ले लो, लेकिन अभी आलस्य में सो रहा शेर है। जब कोई ने जगा दिया ना, सबको ठिकाने लगाने वाला विश्व गुरु, हर किसी को समझाने वाला, हर किसी मुल्क को अच्छी नसीहत देने वाला, और कुछ ऐसे काम जो इन 20-30 सालों में हुए ही नहीं वो आज हम देख रहे हैं। चाहे इसका श्रेय योगी लें चाहे मोदी लें, आज हम इंसाफ को देख रहे हैं कि जब उसका इंसाफ होता है कैसा होता है। हमारा सब्जेक्ट स्वास्थ्य संबंधी चर्चा पे है, लेकिन कुछ इधर उधर की भी जानकारी इंसान को होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर हमने सभी चिकित्सा पद्धतियों में अपनी टांग, पूंछ, अंगुलियां घुसेड़ी। यूँ मान लो बाथरूम सिंगल ही रहे, बाकी हमेशा अव्वल आगे सिंगल रहने की कोशिश की। यानी कि अपने आयुर्वेद को सबसे श्रेष्ठ बताना, और आयुर्वेद के अंदर भी जड़ी बूटियों का जबरदस्त काम बताना। मैं 14 साल की आयु के अंदर जड़ी बूटियों में लग गया था। मुझे ये स्वर्ण भस्म, ये हीरक भस्म, ये जो लोग खरीदते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनियां कितनी लकी है। लॉटरी लग रही है उनको, लॉटरी। कौन देखने आया है कि वो हीरा की भस्म है? और जो रोगी होता है वो वैद्य के सामने समर्पण कर देता है कि मेरी तकलीफ को ठीक करो, चाहे कुछ भी खर्चा हो जाए। तो वो महंगी दवाइयाँ लिखेंगे तब उनका काम चलता। तो महंगी दवाइयों में स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, कस्तूरी बट्टी, सब जगह ये हाल हुआ। तो ये हाल होने से क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं। कोई कहता है कि मैं 2 किलोमीटर तक की सोच रखता हूँ, तो मैं उसको जवाब देता हूँ कि मैं तो 100 किलोमीटर की सोच रखता हूँ।
उसके ऊपर निर्भर करता है। जब बड़ी बड़ी फार्मेसियों को जो आयुर्वेदिक की है और चल रही है, उनमें कई फार्मेसियाँ नुकसान में चल रही थी, वो प्रॉफिट में आ गई, क्योंकि उनकी बस में बहुत बिकी। तो बसों के साथ में वो सब है जो उसी एक रास्ते पर अपने देश के वैद्य है जो अग्रसर हो गए। कोई वैद्य ने 2-4 जड़ी बूटी लिख दी ऐसा नहीं है, नहीं लिखते हैं, हम एक तरफा नहीं चलते। लेकिन अधिकतर मृगांक रस, सूत्य का रस, कामदूदा रस, मुक्ता सुक्ति पिष्टि, शंख भस्म, परवाल पिष्टि, गिलोय सत्व, ये 100-200 जो हैं, हजारों हैं, लेकिन ये जो रात दिन प्रचलित है। जैसे होम्योपैथिक में अधिकतर 30, 40, 50 दवाओं में काम चल जाता है, सब रोग खत्म हो जाते हैं। आगे दवा की आवश्यकता जब पड़ती है कि विशेष रोग कोई को हो तब। इसी तरह आयुर्वेद में, इसी तरह एलोपैथिक में। अब फर्क यही है कि एलोपैथिक के अंदर बदलते रहते हैं, उसके पीछे हमें पता नहीं क्या कारण हो सकता है, अच्छा ही होगा जो भी होगा, लेकिन वो बदलते रहते हैं। गोलियों की शक्ल भी बदलते हैं, साइज भी कम या ज़्यादा करते हैं। जबकि होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता, न आयुर्वेद में ऐसा होता है। आयुर्वेद के अंदर हर चीज़ का अपना एक अलग इतिहास है। होम्योपैथिक में कितनी दवाइयाँ हैं, हजारों में ही हैं सिर्फ। और आयुर्वेद जहाँ देखो वहीं आयुर्वेद है। मैं जिस बेड पे बैठा हूँ ना, वो भी आयुर्वेद का सागवान के ऊपर बैठा हूँ। और आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आप लकड़ी की कुर्सी पे बैठोगे तो आपकी पीठ में दर्द कम होगा, और गद्देदार कुर्सी पे झुक के बैठोगे तो आपको दर्द होगा। तो पहले स्कूलों के अंदर जो हेड मास्टर साहब की जो कुर्सी होती थी तो लकड़ी की यूँ खड़ी होती थी, यूँ नहीं होती थी, ताकि वो कुर्सी के ऊपर ऐसे कैसे बैठ जाए, सीधा रहना ही होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आयुर्वेद के अंदर आपको हर जगह समझने को में मिलेगी, अन्य कोई चिकित्सा में नहीं मिलेगी। और अब इसका इलाज नहीं, किसका? जो बड़ी बीमारियां हैं उनका इलाज नहीं, बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। तो इस बारे में इलाज सबका ही है और रोगी ठीक होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इलाज इतना महंगा हो गया एलोपैथिक का, कोई रोगी के बस का रोग नहीं रहा।
क्योंकि शल्य क्रिया जो है ये अपने आप में अलग ही चिकित्सा पद्धति है। जिस तरह होम्योपैथिक ने बायोकेमिक को अपने अंदर समेट लिया, ठीक उसी तरह है एलोपैथिक ने अपने आप को आयुर्वेद से थोड़ा जोड़ लिया। जितने ब्रांड जो गोरा होने के या झाई मिटाने के या इस तरह के या खाज के खुजली के जितनी बनावटें, जितने ब्रांड आयुर्वेद के मिलेंगे, कोई चिकित्सा पद्धति के नहीं मिलेगा। और आयुर्वेद के जो चमत्कार हैं कि वो तो शल्य क्रिया करके स्टोन को निकालते हैं एलोपैथिक में, शल्य क्रिया में। और आयुर्वेद के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो 48 घंटे के अंदर स्टोन को गला के, सड़ा के, टुकड़े करके, बिखेर के बाहर निकाल देती है। लेकिन ये जो काम है मैं जो बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जंगली जड़ी बूटियों के हैं या जड़ी बूटियों के हैं, भस्मों के नहीं। भस्म तो एक तरह की एलोपैथिक है मेरे हिसाब से। जिस तरह है एलोपैथिक के अंदर डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है बुखार का, तो वो 5-10 दवाइयाँ जो फिक्स होती है, एंटी एलर्जी वगैरह लिख देते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक लिख देते हैं। इसी तरह अब आयुर्वेद के अंदर जो लिख देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ अटकता है कि कई ऐसे रोग हैं जो आप जैसे अपन गेहूँ खाते हैं तो वो एक आयुर्वेद है, और आपको डॉलर ला करके दे दो आपका पेट नहीं भरेगा, आपका पेट गेहूँ से भरेगा, और वो आयुर्वेद है। आप जो श्वास लेते हैं वो आयुर्वेद है। आप जहाँ देखते हैं वहाँ आयुर्वेद है। आपको अगर नीम का पेड़ नज़र आ गया तो वही आयुर्वेद है, और जो पानी पीते हैं वो आयुर्वेद है। हर जगह आयुर्वेद। और गलियों के अंदर अधिकतर जो बिजली के जो खंभे होते हैं तो वहाँ क्या होता है, मिट्टी में पानी ज़्यादा रह जाता है कुछ समय तक, तो वहाँ खरपतवार की तरह कुछ वनस्पतियाँ पैदा होती है। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं निकल रहा था, मैंने कहा 1 मिनट मोटरसाइकिल को रुका कि मैंने कहा यार ये पौधा देखा हुआ है। जाके देखा मैं, एक नाली के पास में अश्वगंधा का इतना बड़ा पौधा लगा। अब अश्वगंधा क्या चीज़ है, जो चीज़ आज सोने से भी महंगी है गुणों के अंदर, जिसका ये हाल है, क्योंकि कोई उसको जानता नहीं है तो उसकी कद्र कैसे हो।
मैं 20 साल की अवस्था में भृंगराज को खोजने के लिए एक वैद्य को राजदूत मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा करके कभी कोई तालाब देखने जाते, कभी कोई तालाब देखने जाते। यहाँ भृंगराज हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कईयों से पूछते ताछे। एक जड़ी बूटी के लिए रोज़ पेट्रोल फूंकना और दोपहर के अंदर जाना। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गांव छतरपुरा है। वहाँ के तालाब से लेके और वहाँ के शमशानों तक हम लोग जड़ी बूटियों के अंदर जो उस वक्त नशा था उसका क्या आलम बताऊं मैं, क्योंकि आप अनुभूति कर ही नहीं सकते, अनुभव कर नहीं सकते। एक इंटरेस्ट था इतना जबरदस्त। कोई कहता है कि ये वो जड़ी बूटी की आप गजब है। अब कुदरत ने जो बनाई है पेट में दर्द के लिए, मरोड़ी चलने के लिए, और वनस्पति बनाई है जिसका नाम है मरोड़ फली। अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अंदर नामकरण सिर्फ दिए हुए हैं, सामने देखने से वैसे नहीं। एक आयुर्वेद मरोड़ फली, तो उसकी फलियां लाके देखो, आपको ये वंडर है। जिस तरह मरोड़ी होती है वैसी की वैसी मरोड़ी, कहीं कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। क्या कुदरत के खेल हैं। एक जड़ी बूटी होती है, छिरेटा कहते हैं हिंदी में, पताल गरुड़ी कहते हैं संस्कृत में, और जल जमनी भी कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में। अब वो पैदा होगी, अब गर्मी चालू हो गई तो उसकी नीचे की जड़ें फूटने लग गए, और गर्मी में बरसात के अंदर खूब होती है, खूब होती है। तो हम घूमते थे तो उसके कुछ पत्ते तोड़ करके बर्तन के अंदर जमा देते, पानी जम जाता। मई जून के महीने में जब तापमान 45-46 डिग्री होता है, उस वक़्त जल जमनी जो ये जड़ी बूटी है, ये अपन पीते हैं। उस पानी को 12 मिनट से लेके 15 मिनट के अंदर जमा करके आपको दे देंगे, आप अपनी जेब में रख के घर जा सकते। जितने पढ़े लिखे आदमी हैं वो सब समझते हैं कि जब तक टेम्परेचर कोई चीज़ का वो माइनस नहीं आता है, जब तक बर्फ नहीं जमती, तो वो जड़ी बूटी कितनी ठंडी है अंदाज लगाओ आप। आपके फ्रिज में जितनी ठंडक है ना, उससे ज़्यादा ही है, उसमें कम नहीं है। तो उसको जमा करके उसके टुकड़ों को जहाँ भी जलन होती है 1-2 दिन लगाओगे यूँ एलोवेरा की तरह, कभी नहीं होगी जलन जिंदगी के अंदर। अरे करके तो देखो 1 हफ्ता 10 दिन, कौन से तुम्हारे पैसे लगते हैं। किसी को बोल दो मजदूर को, ये बागों में खूब होएगी अब। लेकिन आज पंसारी के यहाँ भी बहुत मुश्किल से मिलती है। कल परसों में गया पंसारी के यहाँ नख छींकने के लिए,
नहीं है। क्यों? कोई लेते नहीं, हम क्यों रखें? ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ नक छिंकने का सुखा के पाउडर बना के और 2 बाजरी के दाने जितना यहाँ लगा के यूँ कर, बस खाली यूँ करना, चुपचाप बैठ जाओ। आपके नाक के अंदर है जो खाल चले हो जाएगी। ट्रैक्टर चलता है ना, एक छींक आएगी, तबीयत खुश हो जाएगी, जुकाम होगा तो बाहर निकलेगा। और थोड़ी देर बाद एक और आएगी जो उससे भी तेज आएगी, उसमें भी तबीयत पसंद हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 छींक आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आती, तो वो जुकाम को बाहर देती है, आपकी नासिकाओं को इनको कमज़ोर कर देती है। लेकिन कोई अनजान आदमी अगर उसकी मात्रा को ज़्यादा यहाँ लगा ले और ऐसे ज़्यादा ही अगर खींच ले तो मरेगा तो नहीं, लेकिन 3 की जगह 13 वो आ जाएगी। ठीक, तो 13 में आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ के करें। पताल गरुड़ी यानी कि छीरेटा, ऐसी ऐसी वनो औषधियाँ हैं कि एक उल्टी बंद करने के लिए होम्योपैथिक में जो भी डॉक्टर होता है, जहाँ उल्टी नाम आता तो इपिकाक सबसे पहले आएगी और दवाएं भी आएगी। इसके अंदर जब इपिकाक से बंद नहीं हुई तो फिर चिंता हो गई कि लक्षण मिलाएं किस दवा में मिलते हैं। अब जिस दवा को देखो उसी में उल्टी के लक्षण मिलते हैं। इपिकाक की उल्टी हरे रंग की होती है, लेकिन वो सफ़ेद उल्टी को भी बंद कर देती है और कभी कभी हरे को बंद नहीं कर पाती। तो आयुर्वेद में हमारे गुरुजी ने बताया कपूर कचरी के बारे में कि ये ऐसे ही खूब खरपतवार की तरह पैदा होती है और बहुत सस्ती है। इतनी सस्ती है, पंसारी रखना ही पसंद नहीं करते, कोई कोई रखते हैं। 20 रुपये की इतनी बड़ी थैली आती है आज की तारीख, पाउडर की हुई थैली पैकिंग। उसको थोड़ा सा पानी के अंदर बड़े वाला सफ़ेद चना जितनी जितनी गोली बना के धूप में सुखा के रखो। कैसी भी उल्टियाँ हो, 1 गोली 2 गोली खिला दो, बंद। जो बड़े बड़े डॉक्टरों से बंद नहीं हुई, कई दिनों तक बंद नहीं हुई। ये एक चाराने की भी चीज़ पेट में नहीं गई, 10 पैसे की कपूर कचरी से बंद हो गई। अब मैं वैद्य लोगों से पूछता हूँ कि वो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी भस्म देंगे? उल्टी को तुरंत बंद करने के लिए कि भी ये देने के बाद होगी नहीं, कौन सी देंगे? वो लिखेंगे, करेंगे, दुकानदार पुड़िया बनाएगा, करेगा। तो ऐसी ऐसी उल्टियाँ जो बंद नहीं होती होम्योपैथिक में, और इसके अंदर कपूर कचरी के अंदर आपको कोई लक्षण भी नहीं मिलाने, नाम शब्द होना चाहिए कि उल्टियाँ, और वो भी भयंकर उल्टियाँ, और वो भी कई दिनों से, और वो भी कई अस्पतालों से ठीक नहीं हुई। इस तरह की उल्टियों को महज 2 चने के बराबर कपूर कतरी की गोली बना के खा। इनको कहते हैं आयुर्वेद।
न सोना भस्म काम करनी, न चांदी करनी, न पीतल करनी, नहीं, किसी को नहीं करनी। असली आयुर्वेद ये है। अरे इतना सत्यानाशी के पौधे सड़कों के साइडों में पड़े हैं। अर्लूसा, जिसको जस्टिस या आधा टोटा होम्योपैथिक दवा बनी हुई है, अर्लूसा, अंग्रेज लोग जाते टाइम रोते रोते कह गए कि जिस देश के अंदर अर्लूसे के पहाड़ हैं, वहाँ टीबी का क्या काम। ये अंग्रेजों की कही हुई बात है। तो खांसी की और टीबी की और श्वास संबंधी रोगों की अर्लूसा जो है, यहाँ इतना पैदा होता है, तो यहाँ होता है तो पूरे हिंदुस्तान में ही होता है। वो तो पहाड़ के पहाड़ भरो, कोई तट लगाए तो तट भर लो। कभी किसी को तोड़ते देखा नहीं, काम में लेते देखा नहीं। तो कफ वाली खांसी हो, एकदम सूखी हो, कई दवाओं से जब ठीक नहीं होती, तो जस्टिसिया के अंदर सूखी खांसी, गीली खांसी जैसी भी, जस्टिसिया मदर टिंचर या पोटेंसी अर्लूसा से बनी है, देते हैं। वो काम करती है, जबकि ब्राइनिया एल्बा ने काम नहीं किया। अन्य दवाओं ने काम नहीं किया, उसने किया। और वही चीज़ अर्लूसा, जिसे कहते हैं, 2-4 जाति होती है, इसमें लाल, धोला, पीला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्लूसा, उसका एक यहाँ आयुर्वेद में आता है योग, वासा अवले के नाम से आता है। वासा अवले, वासा कहते हैं संस्कृत में, अर्लूसे को वासा कहते हैं। अवले का मतलब जो हलवे जैसी चीज़ होती है उसे अवले कहते हैं। वासा अवले आता है, बहुत सस्ता है, मिलता भी है। मेरी एक दुकानदार से बात हुई कि 2 साल से पड़ी है 4 शीशियाँ, किसी वैद्य ने लिखी नहीं, क्या करूँ मैं। अभी ऐसी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ पड़ी है पाउडर के रूप में, अवले के रूप में, ये लिखते ही नहीं। ये वजह मेरे समझ में नहीं आती। वासा अवले ला करके छोटा डिब्बा ले आओ और 4-5 दिन सुबह शाम चटाओ, ऊपर दूध थोड़ा सा पिला दो, चाय पिला दो, ये कफ है जो बाहर आ जाएगा सारा सारा ही, या लेट्रिन में निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा रोगी। लेकिन उसकी कीमत बहुत कम है, इसलिए रोगी को संतोष ही नहीं होता कि भाई इससे। और वैद्य लोग भी खांसी की ऊंची से ऊंची दवाई लिखेंगे, श्वास का, चिंतामणि, रसरपलाश, डिगरा, क्योंकि रोगी के जब तक 1000-2000 रुपये खर्च नहीं होते जेब से, उसको भी तसल्ली नहीं होती। ये एक रोगी की, आम आदमी की टेंडेंसी बन गई। अब इसका कोई उपाय नहीं। आज का वीडियो अब यूँ तो कितना भी है, मैं कुल मिला करके ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद बिल्कुल कमज़ोर नहीं। आयुर्वेद जैसे विश्व गुरु है, वैसे सब चिकित्सा पद्धतियों का गुरु है। शल्य क्रिया भी
सुश्रत साहब ने निकाली और उनके सबसे पहले शल्य क्रिया करी भगवान भोलेनाथ ने। गणेश जी के सर का प्रत्यारोपण भगवान शिव ने किया और ऐसे ऐसे औजार थे उन लोगों के पास पुराने समय में जब युद्ध होते थे और होते थे। गंगा सिंह जी को बगल में भगंदर हुआ, बगल के अंदर सारे डॉक्टर आ गए बीकानेर राजा के। सबने कहा कि चीरा लगेगा। अंग्रेज डॉक्टर खूब आए, उस वक्त तो उनका शासन था कि चीरा लगेगा और कोई उपाय नहीं। कितना घाव होएगा, काफ़ी घाव होएगा, इतना अंदर से निकालेगा। महाराजा बड़े फिक्र में, उनके पास में उनका कोई आदमी बैठा था कि अपने स्टेट में, अपने शहर में एक फुलड़िया नाई है। वो बड़े बड़े घरों में जाता है और गांठ किसी की क्या, किसी का क्या। तो राजा साहब वो बहुत एक्सपर्ट है ऑपरेशन। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही करने की, लेकिन आप कहो तो मैं उसको लेके आऊँ। अब मरता क्या नहीं करता। महाराजा ने कहा कल ही तू लेके आना उसको। अगले दिन फुलिया नाई को लेने पहुंचा तो घबरा गया, आज क्या बात है भाई, सरकारी लम्हा जमा कैसे आया कि आपको राजा जी ने याद किया है, उनको तकलीफ़ है, देखो चलो। तो मेरे औजार पाती तो ले लूँ। तो उस वक़्त एक अटैची नुमा बनती थी जिसको बगल में दबा के निकलते थे, वो चमड़े की बनती थी और उसके अंदर जो सर्जरी करता, एक एक गली में दो दो तीन तीन सर्जन थे उस वक़्त, भूल गए अब इस कला को। तो वो अपना उसको रक्षानी बोलते थे, क्या नाई भी रखते थे वही और ये लोग भी रखते थे वही। तो उसके अंदर अपने खास खास औजार वगैरह, पट्टी और मलहम और औजार, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। एक आध दवाई सूंघाने करने की, इतना छोटी सीख, इतनी सीख 2 किलो वजन नहीं हो, वो टांग करके चलो। कि भाई कोई और कोई मुसीबत तो नहीं, नहीं कोई मुसीबत नहीं, महाराजा को देखना, ठीक है देख लें। वहाँ गया, जाके महाराजा ने कमरे में जाके बुला के कहा कि भाई हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, हमें ये तकलीफ़ है और ये डॉक्टर जो अंग्रेज ये कहते हैं कि इतना बड़ा चीरा लगेगा, तू कोई छोटा चीरा ऐसा लगा सकता है क्या कि मुझको मालूम ही नहीं पड़े, मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए। तो हुजूर आप चिंता ही मत करो, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। निकालूं औजार? देर क्या लग, अरे इतनी जल्दी मत कर, पर तेरे औजार है जो सामने जमा के रख मेरे सामने। एक टेबल मंगा के और सारे औजारों को 7-8 औजार थे जमा के रखा। कोई पीछे से हत्ता मेला था, कोई का कुछ था, कोई का था। महाराजा घबरा गए, कोई फ्रेश औजार नहीं, इनसे मेरे का सब शरीर काटेगा। तो वो समझ गया क्या बात है कि ये बात है यार, ये मेले कुचेले हो रहे हैं कोई, कहते ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, औजार तो आगे रहता है धार वाला, काटेगा तो वो, ये कोई थोड़ा ही काटेगा, इसको क्या करना है, कपड़े से साफ कर देते हैं।
वो हमारे औजार बहुत बढ़िया हैं, आगे से वही काम में आते हैं। कि हमें तो विश्वास नहीं, राजा जी ने कहा। तो उस नाई ने कहा कि एक घोड़े का बाल लेकर के आओ। एक घोड़े का बाल मंगाया, एक सिपाही को इधर पकड़ाया, एक को इधर पकड़ाया, और उस फुल्ले नाई ने बाल के बीच में उस तरह से लेकर के उस पार तक एक बाल के 2 पार्ट कर दिए। राजा के पसीने आ गए। इतना तेज औजार, घोड़े का इतना बारीक बाल, और उसके भी 2 पार्ट कर दिए। तू कर, मेरे ऑपरेशन कर, तू ठीक कर सकता, कर आराम से। हाथ ऊंचा कर दिया, ये खोला और एक मलहम लगाई। उस वक़्त मलहम देखो, ये अफीम वगैरह से जिससे भी बनाते थे वो, तो उससे वो सुन्न हो जाती थी जगह। इतने सी देर में अपने औजारों से वो चीरा लगाते थे, फालतू का चीरा आगे नहीं बढ़ाते थे, इतने वो समझते थे। और अपनी मलहम ही है जो उसके अंदर लगा के पट्टी करते थे, और फिर बराबर या तो उनके वहाँ जाकर के पट्टी कराया हो, या वो खुद आकर के ही पट्टी करता था। तो छोटे मोटे फोड़े फुंसी तो यूं साफ होते थे, लेता कुछ भी नहीं था। कभी कोई बात होती तो उस वक़्त ये दूध के ये पेड़े मिठाई के अच्छे बनते थे, कि चाराने के यही खिला दो। तो इतना मतलब बहुत संतोष था। तो उस शख्स को महाराजा ठीक हुए, उनका ऑपरेशन हुआ और ठीक हो गए, तो उसको सम्मानित किया। और सम्मानित किया, और सम्मानित करने के बाद में और कहा कि और कुछ करते नहीं, सम्मान कर दिया, और रोटी को दाल मिलती है, और क्या ज़रूरत है उसको। तो मेरी जहाँ जन्म स्थान है जसवंतगढ़, तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ चूरू ज़िले के अंदर आता है। तो या तो वो पहले उधर था जो इधर आप बसे, या सुजानगढ़ के ही थे। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले हम घूम रहे थे। जो उसका कोई पोता या कोई बेटा जो भी है, पोता होगा या पड़पोता होगा, तो उसकी फ़ोटो टांग रखी, और जिन चीज़ों से नवाजा गया महाराजा की तरफ से, वो हस्तलिखित मोर ठप्पा सरकारी, वो उन्होंने दुकान पे टांग रखी थी। नाई की दुकान थी। मैं देखा, हम पकड़ाया, तो मैंने कहा अभी ये क्या बात है, दाढ़ी बनाओ बाबू जान। हमारी क्या दाढ़ी बनाए, छोटी छोटी दाढ़ी है। कि इनको ये सम्मानित किया गया, हम उनके पोते या पड़पोते हैं। मैंने कहा ये विद्या नहीं सीखी भाई तुमने? तो नहीं सीखी, आज सबकी कटिंग बनाते हैं, क्या करें। तो ऐसे ऐसे भरे पड़े थे, उन विभूतियों की कोई कमी नहीं हैं। तो भारत देश के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा जितना मिलना चाहिए उतना मिला नहीं। लाभ उठाया बड़ी बड़ी फार्मेसियों ने। मैं वो नहीं कहता कि लाभ का मतलब है कि वो लूट लिया, वो नहीं कहता। लाभ ऐसे उठाया कि पंसारियों ने इतनी इतनी प्लास्टिक की थैलियाँ भर करके, चाहे जैसा बारीक मोटा माल होता भर के आजकल बेचने का सिस्टम चल रहा है।
तो ये फार्मेसियाँ अब उसमें कूद गई और उन्होंने 100 ग्राम का अश्वगंधा का पाउडर, शतावरी का पाउडर, गोखरू का पाउडर, अगर आपको किसी वैद्य ने पंसारी से 20 चीज़ लाने की दिखी है तो वो 20 चीज़ों का पाउडर बड़ी बड़ी फार्मेसियों का आपको यहीं मिल जाएगा दुकान पे। पैसे लगेंगे 3 गुने, लगे तो लगो, चीज़ तो मिलेगी। और दूसरी बात ये, जो इतने पैसे वसूल करती है चूरन के, वो बढ़िया ही होते हैं, है ना। मैंने कभी हल्का नहीं देखा किसी का। जितना अच्छा सीतोफलादी चूरन डाबर का आता है और कोई फार्मेसी का नहीं आता। सबके अपने अपने वो मापदंड होते हैं। तो अब वो 10-5 चीज़ें आजकल, कोंच का पाउडर भी वो भी खरीद के ले आए, अश्वगंधा का ले आए, कोंच का ले आए, शतावरी का ले आए, ताल मखाना का ले आए और 2-5-7 का ला के मिक्स किया और उसके अंदर चीनी या मिश्री मिला देते हैं। क्योंकि ये सभी बताते हैं वीडियो के अंदर, तो सब सुनते ही रहते हैं और खाते रहते हैं, ताकत बढ़ाते रहते हैं। तो 200-500 रुपये के अंदर ही काम हो जाता है छोटा मोटा। तो लेकिन वही चीज़ें बहुत सस्ती है और फार्मेसियाँ बहुत पैसे लेती है। लेकिन आज आपको मतलब एक जड़ी बूटियों को आज आपको डिब्बा बंद के अंदर पेश कर रही है। आपको गोखरू, हैं, पंसारी से गोखरू लाओगे तो हाथों के गड़ जाएंगे, ऐसे कांटे होते हैं, जो आपको इतना बढ़िया एक पाउडर के अंदर मिलेगा। अश्वगंधा पाउडर में मिलेगा, ऊपर सील छपरी रहती है। आखिर इतने पैसे लेते हैं ना, तो उसके अंदर कोई चीज़ भरेंगे ना, वो बहुत सोच समझ करके और ताज़ा ही भरते हैं। तो आप कोई भी डिब्बा अगर उठा के ले आए आयुर्वेद का और आप पे यहाँ बच गया, जैसे मान लो त्रिफला 1 किलो लिया एक साथ, वो सस्ता आएगा। सस्ता आने की वजह से 1 किलो ले आए, तो लोग क्या करते हैं ला करके, और जो वहाँ से वो आता है उसका रखने का बर्तन, उसी में से चम्मच से निकाल के खाते हैं, या थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते हैं। तो उसको कैसे न कैसे करके एयर मिल जाती है, तो फिर वो क्या है कि अंदर दली बन जाता है। इससे दली बनने के बाद फिर हाथ से उसको बिखेरना पड़ता है। तो इतना मत लाओ भाई, सस्ता महंगा नहीं देखना चाहिए। 200 ग्राम के डिब्बे ले आओ, 100 ग्राम के डिब्बे ले आओ, ज़्यादा क्यों लाते हो? स्टॉक वो करेगा, आप थोड़े करोगे। हाँ, आप तो पूरे पैसे तो क्या डबल दे रहे हो। तो आयुर्वेद ने अंदर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि घर के अंदर ही बहन बेटियों को ब्लीडिंग होती है, कोई आदमी नहीं है, दवाई लाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घबराहट हो रही है, अरे दोब लगी हुई है थोड़ी सी, तो दोब तोड़ लो। गेंदे के पौधे लगे हुए हैं, 10-20 पत्ती 50 पत्ते उसके तोड़ को और कपड़े में डाल के निचोड़ के पानी पिला दो। वो 1 घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग बंद होगी। दिन में 3 बार पिला दो। ऐसी व्यवस्था एलोपैथिक में है क्या? होम्योपैथिक में है क्या जो आपको पड़ी हुई दवाई मिल जाए? घर से बाहर निकलते ही आपको नाली के अंदर भृंगराज का पौधा ये बड़ा मिल जाए, जिसको कहावत है कि जिसको ढूंढा गली गली वो बगल में मिलने वाली बात है। आयुर्वेद की कद्र जब से ये डिब्बा बंद फार्मेसियों ने किया है,
जब से आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार बढ़ा है, लोगों को इससे ठीक है। देखो, भाव महंगा सस्ता इसको कोई नहीं देखते। आजकल यूँ एक चाय 5, 7, 10 रुपए की होती है, वही पी लेते हैं। दवाई में क्या भाव देखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आदमी आराम से खरीद लेता है। पहले गो को लाएगा, घर पे कूटेगा, साफ करेगा, इतना कहाँ वक्त है आज के समय में। तो इस हिसाब से आयुर्वेद फर्स्ट है। और अब पहले वाले स्तर पर वापस पहुंचने की अग्रिम पंक्ति के अंदर आज आयुर्वेद खड़ा है। अग्रिम पंक्ति के अंदर। और एक वक्त ऐसा आएगा, आप यहाँ कोई कदर नहीं करते तुलसी के काढ़े की, कड्डी पत्ते की, जो इतना घर में लग रहा है। वहाँ एक अमेरिका में जो ये नीम का और बबूल का दांतन $1 में बिकता है, $1 में। और आपके सामने, मेरे घर के सामने नीम है, बबूल है। कभी दांतुन नहीं कहते पेस्ट करेंगे। अरे वो लोग तो नीम और बबूल कर रहे हैं, तुम उनकी पेस्ट को तुम कर रहे हो। बताओ, अब ये इतने आधुनिक न बनो। अपनी ये जागीर है, आयुर्वेद जो है अपनी जागीर है। और हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि वो आयुर्वेद की रक्षा के लिए एक तो जंगल को बचावे, प्रदूषण को कम करे ताकि मानसून अधिक आए और जड़ी बूटियाँ अधिक से अधिक पैदा हों, ताकि उनका पाउडर बनके सस्ता मिले, इलाज सस्ता हो। आयुर्वेद जिंदाबाद। थैंक्स।